ये है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। कैसे डिफाइन करते हैं? B डॉट ए, या लिखते हैं BA cos थीटा। ये फाई क्या है? फाई है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन क्रॉसिंग द एरिया A परपेंडिकुलर टू। और मैथमेटिकल उसका जो वैल्यू हम पाते हैं वो फाई B डॉट ए से। दूसरा पॉइंट आता है फैराडेज लॉ। ये कहता है कि किसी लूप से एसोसिएटेड यदि मैग्नेटिक फ्लक्स बदले तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, ई लूप। दूसरा पॉइंट। और ये कितने देर एग्जिस्ट करेगा? उतने ही देर जितने देर तक फ्लक्स बदलता रहेगा। और उसका अमाउंट, फ्लक्स के बदलने का रेट यदि ज्यादा होगा तो EMF का वैल्यू ज्यादा होगा। और तीसरा लॉ आता है, सर ये EMI क्या है? लेंज लॉ। एक्सप्लेन नेगेटिव साइन प्रेजेंट इन above formula। है कि नेगेटिव साइन जो प्रेजेंट है फैराडे लॉ में, उसे एक्सप्लेन करना। तो हम लोग देखें एक एग्जाम्पल। यहां पर B का वैल्यू कहा गया है 6T। ऐसा यूनिट ही है। और यहां एक OMN एक ट्रायंगल है जिसके OM टुकड़े का रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक जगह इनवर्ड है। अब आपसे एक पॉइंट ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। साइड लेंथ L दिया गया है सर 1 मीटर। को भी नहीं आ रही हमारी। ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। रेजिस्टेंस अलग अलग कैसे है? तो रेजिस्टेंस मटेरियल में भी वायर के थोड़े अलग अलग हो। 3 वायर से इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देखो। फाइंड OMN। पहला तो आपको OMN में बताना है लूप में कितना EMF आएगा। दूसरा
सर इंड्यूस्ड करंट सर इन लूप OML। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या किया जाए? रुक जाओ, देखते हैं। शुभम, इसमें आवाज उनकी मेरे पास नहीं आ रही, बच्चों की, थोड़ा चेक करो ना। आपकी जानी? हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। सेव टू फोटोज मतलब साउंड। वेदांत, अब बताओ, आ रहा है साउंड क्या? मेरी पहुंच रही है तुम तक? सर हमें आ रही है लेकिन आपको नहीं आ रही थी पहले। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है? हाँ सर अब ठीक है। तो ये एक एग्जांपल अब देखते हैं। इस एग्जांपल में ये है OMN, एक वायर का लूप जिसमें OM वायर सर हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो जा रही है। चलो अभी 5 मिनट सुनो, उसके बाद बताना ठीक से। OM, ON और MN, ये तीन अलग अलग तरह के वायर हैं। लेंथ एक जैसा है 1 मीटर। तीनों वायर के रेजिस्टेंस अलग अलग है, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। अब आपको ये बताना है कि EMF कितना होगा इंड्यूस्ड, क्योंकि लूप जहां रखा है उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदल रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। इंड्यूस्ड करंट का क्या होगा डायरेक्शन, ये भी हम जानना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट O and M। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट O and M। अब ध्यान से देखिए, चौथा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आपको एक एग्जांपल में कई चीजें सीखने का मौका मिल रहा है। यहां यदि हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं फ्लक्स। इसमें
लूप OMN B A cos 0 60 into 1 स्क्वायर, ये नहीं, एरिया होता है √3/4 into 1 स्क्वायर। इंटू 1, ये हो गया एरिया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इंटू cos 0 हो गया 1। अब यहां से देखें, ये √3/2 इंटू टी, ये है फ्लक्स। तो EMF आप लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा, डायरेक्शन एक्सप्लेन तो लेंज लॉ करेगा। d∅/dt ये हो गया 3√3/2। ध्यान से देखिएगा, ये किसका लूप कौन सा है, OMN। अब यदि आपको I चाहिए, I इंड्यूस्ड इन किसमें, लूप OMN, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E/E लूप बाय R लूप। अब E लूप कितना है, 3√3/2, और R कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 1। अलग अलग आर्म का अलग अलग रेजिस्टेंस है। नीचे आ गया 12√3/4, ये हो गया करंट का वैल्यू। और करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, इनवर्ड वाले लाइन यदि बढ़ रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट कैसा होना चाहिए, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे लेंज लॉ से। और उसके लिए राइट हैंड को देखो कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस्ड का डायग्राम में ही मैं डायरेक्शन बता दे रहा हूं, आई इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब जो और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो काफी ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। आपको जब करंट का डायरेक्शन मिल गया, ध्यान से देखिए, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे VMO, ये हो जाएगा EMO -I × R। सर ये क्या किया आपने, अरे लूप किसी बैटरी में टर्म होता था EMF, और उसका R होता था इंटरनल रेजिस्टेंस। तो EMF में से आप IR हटा रहे हैं तो क्या पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे बैटरी में करंट गुजर रहा होता था, तब उसका जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते थे, क्या हो जाता था वो, तो याद करिए उसमें हम लोग क्या सोचते थे, E-IR। अब E कितना है, तो आपको पूरे लूप का कितना दिख रहा है, 3√3/2, और लूप में 3 टुकड़े बराबर बराबर हैं लेंथ के। यदि 3 लेंथ एक जैसे हैं, उन तीनों लेंथ के जो EMF आया है वो कितना आया है, 3√3/2। तो एक लूप का कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 माइनस I कितना है, √3/4, √3/4, और उसके साथ R कितना आ जाएगा, 2। इसको यदि मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा सकूं,
कि जैसे आपने यहाँ देखा ना ये लूप, तो ईएमएफ लूप कितना आया था, लूप आया था √3/4, 3√3/4। तो यदि हम इसको देखें तो ये कौन कौन सा है, ईएमएफ OM प्लस ईएमएफ MN प्लस ईएमएफ NO, तीनों एक जैसे हैं, इसमें 3 EMF OM भी कह सकते हैं। तो EOM कितना आ गया, ये आ गया 3√3/4 और 3 से डिवाइड करेंगे तो √3/4, ये आ गया EOM। तो VOM कैसे लिखेंगे, VOM माइनस I इंटू ROM। EOM कितना, √3/4। IOM कितना, IOM चेक करिए तो IOM कितना आया था, ये आया था √3/4। एक सेकेंड, EOM है 3√3/2, उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लें। 3√3/2 है ये, तो एक का हो जाएगा √3/2। EOM हमने लिखा √3/2 माइनस I चेक कर लेते हैं कितना है, I कितना है, I है अपने पास क्वेश्चन में आया हुआ √3/4, I हो गया √3/4 और ROM कितना है वो भी आप चित्र में देख लीजिए पीछे जाके, 2 ओम। तो यहाँ पर आ गया 2, ये 2 2 जा 4, ये हो गया 0। चलिए ये 0 आया। यदि कहीं पूछा गया होता कि आप बताओ VMN क्या होगा, हम क्या लिखते, EMN माइनस I इंटू RMN। EMN कितना है, वो भी तो तीनों तो एक जैसे हैं, GEOM होगा उतना ही EMN होगा, √3/2। I कितना है, √3/4 और RMN कितना है, मुझे कहाँ याद है, MN का है 3 ओम। तो आप आ जाते हैं यहाँ 3, तो ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 2√3/4 माइनस 3√3/4 इक्वल्स टू माइनस √3/4। प्लस माइनस तो किसको आप हायर लेते हो किसको लोअर, उस पर निर्भर करेगा, मैग्नीट्यूड होगा √3/4 वोल्ट। उसी तरह यदि आपको देखना पड़ जाए VON कितना होगा, VON माइनस I इंटू RON। EON आप देख सकते हैं सबके लिए एक जैसा √3/2 माइनस I √3/4 और R है 1, ये हो गया आपका √3/4 सॉल्व करके। तो अलग अलग टुकड़ों के पोटेंशियल डिफरेंस जब आप देखेंगे तो लेंथ के रेशियो में आप लूप के ईएमएफ को टुकड़ों में बांट दो तो अलग अलग साइड का ईएमएफ आ जाएगा। और एक बार जब ईएमएफ आ गया सिमेट्री होने के कारण 1/3 1/3 1/3, तो आप करंट तो पहले ही निकाल चुके हो लूप का, E-IR से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता है। इस पॉइंट को ऐसे हम लोग यूज होता देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि मैं और एक क्वेश्चन पूछूं इसी तरह का, इसे छोड़ते हैं, हटाता हूं मैं। एक एग्जाम्पल है, जिसमें करंट के लिए कहा जा रहा है
1250, और ये 2 मीटर के दूरी पे आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर लूप रखा गया है। ये मेटालिक स्क्वायर लूप, और इसका जो रेजिस्टेंस लेंथ है साइड का, ये भी 2 मीटर, और रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। इसके नाम रख देते हैं PQRS, और ये इनफाइनाइट वायर है। आपको सबसे पहले बताना है फ्लक्स किसका, स्क्वायर लूप का। फिर क्या बताना है, EMF किसका, लूप का। फिर बताना है करंट किसका, लूप का। फिर बताना है डायरेक्शन ऑफ आई लूप, और एंड पांचवा PQ आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये सारी बातें हमें पता करनी। यदि हम ये सारे पॉइंट्स ढूंढने चाहते हैं तो यदि ये सारे पॉइंट्स हम ढूंढना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। फिर से कहानी सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना होगा। तो फ्लक्स लिखेंगे BdA cos 0 और इंटीग्रेट करेंगे, और फिर आप टेंशन में आएंगे कि सर ये इंटीग्रेशन यहाँ क्यों यूज होगा। तो याद करिए कि वायर से आप जब R दूरी पर आएंगे या X दूरी पर आएंगे तो वहां B का वैल्यू क्या लिखते हैं, μ0 I/2 पाई x। और अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब इस पूरे स्क्वायर का लेना चाहते हैं फ्लक्स, ये तो x डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये एक टुकड़ा ले लेना चाहिए x डिस्टेंस वाला, और इस टुकड़े पर आप रुक करके केवल इतने में जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पता कर लीजिए DA, D5, इसे कह रहे हैं D5, और फिर इंटीग्रेट कर दीजिएगा दोनों तरफ। तो D5 लिख रहा हूं मैं यदि, तो ये कितना आ गया, D हो गया μ0 I/2 पाई x, और एरिया हो गया 2 × dx। क्यों, क्योंकि लेंथ 2 मीटर ले रहे हैं। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम से तो अभी कोई लेना देना नहीं है, इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में है, आई को हम कोई छेड़छाड़ ना करें, वैसे ही रहने दें। पाई का वैल्यू लिखते वक्त μ0 I/पाई तो अलग आ गया, और dx हो गया log x। log x कितना हो जाएगा, log 4 माइनस log 2 log 4/2। 1/x का इंटीग्रेशन log x, x का मिनिमम 2, मैक्सिमम वैल्यू 4, log 4 माइनस log 2 log 4/2 log 2। अब जब पाई का वैल्यू आप देखें तो μ0 60/पाई इंटू ln2। अब बारी आता है EMF। ये फाई किसका था, लूप का। EMF लूप, तो माइनस साइन से फिर मैं निजात पाता हूँ, सीधे डिफरेंशिएट करता हूँ d5/dt। ये कितना हो जाएगा, μ0 6
ln2 बाई पाई। और यदि चाहिए तुम्हें आई लूप, आई लूप तो कैसे 60 लिखोगे? कैसे आया? हाँ 60 कैसे आया? अरे सॉरी, क्वेश्चन में 12 दिया गया है, इस कारण से गड़बड़ दिख रहा है। ये 60 मैं दे देता हूँ, आई इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आई 60 ले लो। हम लोग यदि यहाँ आते हैं यहाँ, तो अब तो क्लियर है ना, वो 1260 यस सर। क्वेश्चन में ही मैं चेंज कर दे रहा हूँ, वो गलती से मैंने 12 के बदले 60 ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ई, आई लूप कितना हो जाएगा? आई लूप हो जाएगा ई लूप बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 ओम। ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 6 ln2। लाइन पर 6 ln2, यहाँ तक आई लूप आ गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है? इनवर्ड। राइट हैंड पाम रूल आप यूज करके देखो, इनवर्ड। तो यदि इनवर्ड वाले लाइन टाइम बढ़ने के साथ साथ आई बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, तो करंट ऐसा होना चाहिए जिस करंट के कारण डायरेक्शन किधर आ जाए? आउटवर्ड, लूप के भीतर आउटवर्ड। और राइट हैंड थंब रूल से थंब आउट लाने के लिए करंट कैसे देखना पड़ेगा लूप में? तो करंट देखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन भी हमें दिखने लगा। अरे एक और आइडिया बाकी है, VPQ कैसे निकालोगे? VPQ कैसे निकालेंगे? EPQ माइनस आई इंटू RPQ। आई कितना हो गया है? म्यू नॉट 3ln2 बाई 2 पाई, म्यू नॉट म्यू नॉट 3ln2 बाई 2 पाई। बाई 4 आता ना, 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो अब आप चेक करिए, ई का जो है पहले तो 1/4 करिए। 1/4 जैसे ही करोगे तो म्यू नॉट 3ln2 बाई 2 पाई हो जाएगा EPQ। आई भी वही है, म्यू नॉट 3ln2 बाई 2 पाई, और R का वैल्यू है 1। तो ये भी बाई चांस कितना आ गया? VPQ 0। और इसमें तो चारों टुकड़े सिमेट्रिकल हैं, तो चारों टुकड़ों के लिए जो PQ हम देखेंगे वो VPQ 0 आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो 5वां नंबर हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत कम मिलता है। तो इसके डिटेल एनालिसिस का मौका यदि मिलता है कहीं आगे चल के किसी और डिटेल आइडिया के साथ, तो हम फिर से सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने हैं उन्हें अभी आप यदि कुछ पूछना चाहे पूछिए, चाहे सर 1 या 2 आपने या 3 या DA की 4। जगह क्या लिखा है?
अब मुझे ये बताइए, यदि आपको एरिया चाहिए ना, तो कहाँ एरिया चाहिए? पूरे स्क्वायर का नहीं चाहिए, ये एक्स डिस्टेंस पर आकर के केवल इतना एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कैसे लिखोगे तुम? ये लेंथ है dx और हाइट कितना है 2, तो dx इंटू 2। एरिया के बदले क्या लिखा है? dx इंटू 2। b के बदले क्या लिखा है? म्यू नॉट a बाई 2 पाई x। और cos 0 के बदले क्या लिखा है? 1। बड़ा मन करे तो 1। और बताओ, यदि आपको लगे ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं। एग्जाम्पल, हमसे कहा गया ये वायर लूप है, वायर्स लूप, मेटलिक वायर्स लूप, और ऐसे करंट गुजर रहा है और करंट का वैल्यू है 60। तो फाई इस लूप से एसोसिएटेड क्या होगा? ईएमएफ इस लूप से एसोसिएटेड क्या होगा? लूप का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। आई इंड्यूस्ड कितना होगा? किसमें? लूप में। ये 3 चीजें पूछी गई। इन चीजों पे विचार करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक लाइंस कैसा होगा? तो इसको घेरने वाला ही तो मैग्नेटिक लाइंस होगा। क्या ये मैग्नेटिक लाइंस इस लूप वाले प्लेन को कट करके नीचे या ऊपर जा रहे हैं? तो ना ही ये नीचे जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यदि फ्लक्स की बात करें तो हम क्या कहने वाले हैं? फ्लक्स क्या आने वाला है? फ्लक्स आने वाला है 0। और चूंकि ईएमएफ क्या लिखते? डी फाइव बाई डी टी या माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये कांस्टेंट दिख रहा है। क्यों कांस्टेंट दिख रहा है? क्योंकि बी इंटू ए इंटू कॉस 90 दिख रहा है फ्लक्स। कहीं भी आप देखोगे ना डीए, तो वो जो है वो 90 डिग्री पे मिलेगा, क्योंकि एरिया का कहीं भी डायरेक्शन लो, यहाँ छोटा सा एरिया ले लो, एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। कितने डिग्री का एरिया? 90 डिग्री का। डॉट प्रोडक्ट कहीं भी एरिया लेके चेक करो, 0। वैसे सोचो कि लूप पे लेटा हुआ है ये मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस यदि लूप पे लेटा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं ये मैग्नेटिक लाइन क्रॉस करके नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तो जा ही नहीं रहा। तो निश्चित रूप से फ्लक्स 0 होना चाहिए। और फ्लक्स 0 होने से हमें यह भी पता चल गया कि जब वो बदल ही नहीं रहा, फ्लक्स हमेशा 0 है, चाहे भले ही करंट कितना भी बढ़ जाए। ईएमएफ 0 हो गया, और ईएमएफ 0 होने से आई इंड्यूस्ड भी 0 हो गया। सर हाँ, वैसे इसमें ईएमएफ कैसे हो सकता है? इसमें ईएमएफ कैसे होता है? जैसे उसमें तो वो होता है फ्री उसमें बैटरी।
क्या होता है? इसमें किसे कहते हैं ईएमएफ? ईएमएफ कैसे किसे कहते हैं? हाँ सर, इस केस में। हाँ इस केस या इसके पिछले केस में किसे कहते थे? हाँ सर वही, उसके मतलब पिछले केस में किसे कहते थे? हाँ सर वही। फैराडे का लॉ क्या कहता है? इस चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस घटना का नाम है? तो किसी लूप से गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस के नंबर यदि बदले जाएं किसी तरह से, तो लूप में अपने आप करंट एक आ जाता है, इंड्यूस। उस करंट को इंड्यूस करंट करते हैं, कहते हैं। इस घटना को इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और करंट लाने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिससे ईएमएफ डेवलप हुआ होगा, उस ईएमएफ को हम लोग यहाँ लूप का इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, जो करंट हुआ है उसका करंट जनरेट होगा तो करंट कैसे जनरेट होगा? फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा? जब मैग्नेटिक वो चेंज होती है। फील्ड लाइंस यदि बदलते हैं तो लूप में करंट आता है। तो करंट तो हमने बैटरी से आते देखा था, और यस बैटरी सर। में ईएमएफ होता था। तो यहाँ भी कोई ईएमएफ है। इस ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ कोई बैटरी नहीं है लेकिन ईएमएफ है। इस ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके सर। तो फैराडे ने क्या कहा? कभी भी किसी लूप से एसोसिएटेड यदि मैग्नेटिक लाइंस बदलेगा तो लूप में एक इंड्यूस्ड करंट होगा। और इंड्यूस्ड करंट लाने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां मौजूद है, वो कैसे पता चलेगा? तो d∅dt से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ईएमएफ का वैल्यू देगा, लूप के ईएमएफ का वैल्यू देगा। आगे बढ़े यस सर। तो हम लोग यदि इसी तरह से सोचें तो एक स्टेप आगे बढ़ करके एक आइडिया देता हूं, क्योंकि टाइम है अपने पास। ये चूंकि लक्ष्य थोड़ा सा हो रहा है तो मैं समझा रहा हूं, इतना इमोशनल होने का काम नहीं है। मैं समझा रहा हूं इमोशनल ईएमएफ। अब ये इमोशनल ईएमएफ क्या होता है, फिर विचार यदि करते हैं तो इसको मैं फील करवा देता हूँ। मुझे लगता है कि आपका जो ये क्वेरी बार बार आ रहा है कि ईएमएफ, सर ये ईएमएफ, सर ये ईएमएफ, सर ये ईएमएफ कहाँ से आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपका कष्ट दूर होगा। ध्यान से सुनो। देखो यहाँ इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये जो बी है ये है कांस्टेंट। एक लफड़ा कम हो गया, यहाँ कोई लूप नहीं है। यहाँ दिख रहा है आपको एक रॉड। आपको क्या दिख रहा है? एक रॉड। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बना दो जिससे फील आने लगे कि हाँ मैग्नेटिक लाइन है ढेरों। अब यहाँ पर क्या है? एक रॉड। रॉड कितने लेंथ का है? L लेंथ का, और इधर जा रहा है वो v स्पीड से, राइट साइड। जब ये रॉड चलता देखोगे, ये मेटालिक रॉड है और लेंथ है इसका L, और v स्पीड से जा रहा है। तो इस रॉड के जो दो टर्मिनल दिख रहे हैं M और N, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इस रॉड के ऐसे चलने पर, और उसे हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ।
बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी करेगी? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऊपर में क्या लिखा है, ध्यान से जाओ तो देखो तो पढ़ो। कांस्टेंट है, तो फिर तो सर वो इंड्यूस ही नहीं होना क्या चाहिए। यहाँ कोई लूप है? नहीं। तो फिर तुम लूप को ढूंढ क्यों रहे हो, या लूप वाला आइडिया यहाँ नहीं सोचो, वो तो तब सोचो जब लूप होता। तो यहाँ पूछो मुझसे सर क्या सोचें, वो मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, ये मेटालिक यदि रॉड है तो मेटालिक रॉड के भीतर में ये देखो तो पीले रंग का एक इलेक्ट्रॉन दिखा, यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड में बैठे बैठे v स्पीड से राइट साइड में जा रहा है। तो v स्पीड से राइट साइड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई इलेक्ट्रॉन v स्पीड से चलेगा तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। किधर लगेगा? तो v के पैरेलल राइट हैंड के फिंगर को रखो और उसे कर्ल करो, थंब किधर आएगा? अप। लेकिन माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव, माइनस ई से, तो नेगेटिव होने पे वो किधर चला गया? डाउन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपने बनाया वो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करके बैठ जाएगा? एन वाले सिरे पे आके बैठ गया। फिर से शुरू करो, स्क्रीन के पैरेलल राइट हैंड के फिंगर्स को रखो, हथेली को इनवर्ट दिखाओ जैसे कि हथेली की तरफ मोड़ सके उंगलियों को, और थंब को पैरेलल रखो इसके। अच्छा एक मिनट, v क्रॉस b कर रहे हैं ना, तो v को b की तरफ मोड़ते थे, अब तो वो थंब दिखाता था f का डायरेक्शन, f होता था q v क्रॉस b। याद करो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो f लिखते थे वो f कैसे लिखते थे? माइनस ई v क्रॉस b। तो अब आप जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है उस फोर्स को फील करो। v क्रॉस b किधर होगा? v क्रॉस b इन ऊपर की तरफ, m की तरफ, और माइनस ई से मल्टीप्लाई करते ही वो चला आएगा n की तरफ। तो आप इसके भीतर मेटल के रॉड के भीतर गिनती करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? सर इनफाइनाइट। तो क्या सारे के सारे आकर यहीं नीचे झुंड बना के बैठ जाएंगे? नो सर। पहला इलेक्ट्रॉन मजे से चला आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मजे से चला आया, तीसरा भी किसी तरह आया, चौथा भी आते आते आ ही गया, और जब पांचवा आने लगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन चिल्लाए, भाई इधर कहाँ आ रहा है, बहुत भीड़ है। ये रिपेल करने लगेंगे फाइनली। तो एक समय ऐसा होगा, ये जो रॉड है, इस रॉड को आप एक अलग नजरिए से देखो, मैं आगे बताता हूं, ध्यान से देखना। ये जो रॉड है, इस रॉड में n के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये m के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ एक बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट E। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? EVB। और ये दोनों बराबर होने के कारण ये उन दोनों फोर्स को इग्नोर कर देगा। अब बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, उन पे कोई फोर्स नेट नहीं लग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स E है और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स है EVB, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस समय ये फोर्स, उस समय उन पे नेट फोर्स 0 होने के कारण फिर वो रैपिड रैंडम इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन कोई फोर्स फील नहीं कर रहे होंगे, ना मैग्नेटिक ना इलेक्ट्रिक। और ऐसा होने पर m और n के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ऐसा होने पर m और n के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस m और n के बीच जो आया वो कैसे लिखते? E इंटू एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वेलोसिटी इंटू बी इंटू एल। तो ये ईएमएफ कितना हो गया? बी एल वी। तो ये जो ईएमएफ आता है बी एल वी, इस ईएमएफ को कहते हैं इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ।
सर या इट इज मोशनल ईएमएफ। हाँ बोलो लक्ष्य। सर उस स्टेप से बता दो कि पर जॉब होने का प्लस और माइनस बन गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, उसके बाद क्या बोला आपने, एक बार बताना। अब मुझे ये बताओ, क्या सारे इलेक्ट्रॉन एन पे आके जमा हो सकते हैं, नहीं हो या कुछ सकते, देर फिर बाद उनका रिपल्शन आना बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो वो बंद हो गया मतलब नेट फोर्स जीरो होगा ना। तो कौन सा फोर्स किसको कैंसिल करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और रॉड के मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड में उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक होगा। यदि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाल से देखो कट किया, मैग्नेटिक फोर्स को यदि कैंसिल कर दें, तो बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अब स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। उनको अब कहीं टेंडेंसी नहीं होगा, ना एम पे जाना चाहेंगे वो, ना एन पे जाना चाहेंगे। लेकिन पहले से जो आकर के बैठ चुके एम पे, वो तो रहेंगे ही ना बैठा हुआ। यस सर। एम वाला सिरा हायर लोअर पोटेंशियल का बन जाता है माइनस टर्मिनल, और एन वाला सिरा हायर पोटेंशियल का बन जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं शिफ्ट, तो हम देखेंगे कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहता है, एन पे। तो एम की तरफ से यदि एन की तरफ शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो एम की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, एन की तरफ निगेटिव चार्ज हो गया। एक खास अमाउंट आने के बाद बीच वाले इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जिस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, उस समय हम क्या देख रहे हैं? उस समय हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स है ई बराबर हो गया। इससे हमने ई कैंसिल आउट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वी के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, बीवीएल। ये इसे ही कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसे क्या ओके सर। कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। जब मोशन में होगा रॉड, तो मोशनल ईएमएफ यहाँ ऐसे डेवलप होता देख रहे हैं। एक बार फिर से सोचिए, यदि हम बात करते हैं उसी मोशनल ईएमएफ के बारे में, बी कांस्टेंट, यहां ध्यान देना, रॉड यहां से चलना शुरू करता है वी स्पीड से, dt टाइम में वी dt लेंथ ट्रेवल करके यहां तक चला आता है। यदि रॉड यहां तक चला आता है तो कितना एरिया वो स्वैप कर रहा है? वो एरिया हो गया, वो देने वाला है फ्लक्स। क्या देने वाला है? वो देने वाला है फ्लक्स। फ्लक्स हो गया बी ए, बी इंटू वी डी टी इंटू एल। और अब जब आपको ये फाई पता चल गया, तो ईएमएफ कैसे लिखते? डी फाई बाई डी टी, बी वी डी टी एल बाई डी टी। चेक करिए, देखिए ये डी टी कैंसिल आउट हो गया। ईएमएफ कितना आ गया? ईएमएफ आ गया है बी एल वी। आप यदि मूवमेंट से एक एरिया जो कवर किया गया उसमें जो फ्लक्स बदला, उनके बेसिस पे भी ये ईएमएफ देख सकते हैं। ये कौन सा ईएमएफ कहलाता है? मोशनल ईएमएफ। सर पिछला वाला कौन सा आइडिया था? इतने देर में तो मैं वही भूल गया। चलिए मैं फिर से आपको ले चलता हूँ पिछले वाले आइडिया के पास। यदि यहाँ पर एक रॉड होता और रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते और वो v स्पीड से जा रहे होते, और ये बैलेंस होता। ये बैलेंस कब होगा? तो जब इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये एक जैसा हो जाए। तो ये एन वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ऊपर।
और m वाले पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर अट्रैक्ट करेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये दोनों बराबर होंगे, मतलब E इंटू ई बराबर होंगे EVB के एट इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन के इक्विलिब्रियम पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया V इंटू बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ क्या हो जाएगा VLV। ये क्या देने वाला है, यही देने वाला है EMF। किसका EMF? EMF देने वाला है रॉड का। VLV हो जाता है जो ये होता है रॉड का EMF। एक मूर्खों वाला आइडिया देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि ये एक रॉड है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इस रॉड को रॉड के पैरेलल हम इधर ला रहे हैं v स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड आप इनवर्ड देख रहे हैं, इसमें EMF डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा MM सिरे के बीच, ये बताना है। यदि आपका नहीं होगा बड़ा सर। मन करे, यदि नहीं आपका बड़ा मन करे कि सर मैं तो EMF आज देख के रहूंगा, तो इसके भीतर बैठा एक इलेक्ट्रॉन देखो और उसपे लगने वाला V क्रॉस B बताओ। लेफ्ट की तरफ होगा सर टोटल। तो V क्रॉस B आएगा, अरे यार V नीचे की तरफ और B इनवर्ड, तो V क्रॉस B आएगा राइट, और राइट माइनस साइड क्यू से आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, एक लेफ्ट। सेकेंड, और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस E से, तो वो चला आएगा लेफ्ट। तो फोर्स तो मैग्नेटिक जो लगेगा वो लेफ्ट पे लगेगा, और लेफ्ट में रॉड तो है ही नहीं, रॉड में एरिया लेंथ है ही नहीं कि उधर जाए इलेक्ट्रॉन, वो तो दीवार तक ही जा पाएगा। और ये रॉड रॉड मतलब कोई प्लेट थोड़े ना होता है, रॉड मतलब पतला रॉड, तो इसमें EMF डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पे ये टेंडेंसी किधर जाने की होगी, इधर। लेकिन यदि इधर जाने की है तो वो किसी M या N सिरे पे जाके तो जमा होंगे नहीं, तो इसका मतलब इसमें EMF यदि कोई पूछता है तो हम कहेंगे 0। अब आपको एक मैं देसी भाषा में ये आइडिया दे रहा हूं कि यदि इस रॉड को मूव करने पर मैग्नेटिक लाइन टूटे, तो मैग्नेटिक लाइन टूटे का मीनिंग समझिए, ये वर्टिकल डाउन जाते हुए बहुत से धागों को देखो, लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस पतले पतले धागों से रिप्रेजेंट होता देखो, और रॉड को लेके हॉरिजेंटली ऐसे चलें जैसे चित्र में चल रहे हैं दूसरे वाले केस में, तो मैग्नेटिक लाइन वो धागे टूटेंगे या नहीं टूटेंगे रॉड के ले जाने पर? सर तो जब धागे टूटे, मैग्नेटिक लाइन टूटे, तो उसके M और N के बीच में EMF डेवलप होगा। लेकिन पहले वाले चित्र में बताओ, क्या धागा, ये पहला वाला जो रॉड चल रहा है उससे धागा टूटेगा, मैग्नेटिक लाइन टूटेगा? नहीं। तो यदि मैग्नेटिक लाइन नहीं टूट रहा तो EMF नहीं जनरेट होगा। ये मूर्खों वाला आइडिया है, ये किताब में किसी किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये हमेशा काम आने वाला आइडिया है, इसमें इसकी मैं गारंटी देता हूं। अब इससे क्या फायदा मिलेगा उसे समझो। यदि कोई तुमसे ये कहे कि एक रॉड है, ये रॉड है लाल वाला तीसरे नंबर पे L लेंथ का, और ऐसे भी स्पीड से जा रहा है थीटा एंगल पे, रॉड के लेंथ से थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड है भी, तो इसके M और N सिरे के बीच EMF डेवलप होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना? तो मुझे ये बताइए कि इस जगह क्या आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक V sin थीटा और एक V cos थीटा? यदि टूटेगा तो किसके कारण टूटेगा, V cos थीटा के कारण या V sin थीटा के कारण? साइन थीटा। तो इसका मतलब EMF में हम किसको देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, EMF MN जो लिख रहे होंगे वो लेंगे B L
भी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा के कारण ही टूटने वाला है। तो हम लोग इस आइडिया को समझ पाएंगे मोशनल ईएमएफ में। ओके अब सर। इंटरेस्टिंग एक पॉइंट और आता है, तो आप इससे भी मुझे लगता है थोड़ा सा सीख गए। मोशनल ईएमएफ में एक पार्ट में तो केवल ये बताना रहता है कि कहाँ हायर पोटेंशियल डेवलप होगा और कहाँ लोअर पोटेंशियल डेवलप होगा। यदि हम इस बात पे गौर करें, जैसे यहां भी मैंने कह दिया, और यहाँ एक रॉड देखो एल लेंथ का, v स्पीड से जा रहा है, तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा? होगा सर। कितना लिखें? BLV। अब रचित सिंगला, हेलो। यस सर। आप बताइए एम और एन में हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करें? तो ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं। यह आसान क्वेश्चन होता है, मेंस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये सर M पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन को देखो v स्पीड से जाते, तो v क्रॉस b किधर होता? तो v के लिए राइट हैंड के फिंगर को v के पैरेलल रखो और हथेली को स्क्रीन के सामने रखो, स्क्रीन के पैरेलल v के पैरेलल फिंगर को रखो। अब मोड़ो v को b की तरफ, b इनवर्ड है तो फिंगर को मोड़ा भीतर की तरफ। अब ये थंब किधर आ रहा है? m की तरफ, तो मतलब v क्रॉस b का डायरेक्शन आया m की तरफ, और माइनस e से मल्टीप्लाई करते ही वो चला जाएगा n की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जमा होने वाला है? ये नीचे आकर के इलेक्ट्रॉन जमा होगा। तो नीचे वाला सिरा होगा निगेटिव, तो ऊपर वाला सिरा होगा पॉजिटिव। नीचे वाला सिरा होगा निगेटिव, ऊपर वाला सिरा होगा पॉजिटिव। चलिए, मैं मानता हूं कि ये आपके समझ में बस आने ही वाला है। तो ऐसे ही एक काम करो ना, मैग्नेटिक फील्ड बदल दो। आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एक रॉड है। इस रॉड को लेके मैं ऐसे v स्पीड से जा रहा हूं। हम m और n में ईएमएफ कितना होगा? पहले लक्षित सिंगला आप ये बताइए। नहीं, आप नहीं बताइए, रचित सिंगला आप बताइए। ईएमएन कितना? हाँ, LV, बहुत बढ़िया। और वेदांत आप बताइए मुझे, यहाँ m और n में हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा? सर M होगा नेगेटिव और N होगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, ठीक करते हैं। पायल ध्यान से देखिएगा, अपने राइट हैंड को पैरेलल रखिए v के और फिंगर्स को मोड़िए आसमान की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है? n की तरफ। फिंगर को आसमान की तरफ क्यों मोड़ा? क्योंकि ऊपर भी गया है। तो v की तरफ फिंगर को रखिए राइट हैंड के, और हथेली आसमान की तरफ, v की तरफ, और मोड़िए फिंगर को। थंब किधर आ रहा है? n की तरफ। और n की तरफ यदि थंब आ रहा है तो, और माइनस ई से मल्टीप्लाई करते हुए वो चला जाएगा m की तरफ फोर्स। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन सारे जमा हुए कहाँ आकर के? ये जो इलेक्ट्रॉन था वो जमा होने लगा m वाले पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। पुष्कर, आपकी बारी है। आप यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड में देखिए एक रॉड, और इस रॉड को देखिए, ये इस तरफ आ रहा है v स्पीड से। m देखिए, येलो वाला रॉड देखिए, तीसरा नंबर, और v है इनवर्ड। बताइए m और n में हायर कौन सा होगा? सर M। बहुत बढ़िया, v
क्रॉस बी, भी हथेली को स्ट्रिंग के पैरेलल, हथेली नीचे की तरफ दिखना चाहिए, और भी की तरफ फिंगर्स रखिए और कर्ल करिए, नीचे की तरफ फिंगर्स मोड़िए, थंब एन की तरफ आया, माइनस ई से मल्टीप्लाई करिए, एम की तरफ गया, तो बहुत बढ़िया नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन कहाँ आके जमा हो गया? इलेक्ट्रॉन जमा हो गया यहाँ, माइनस वाले आ गए, तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, और ईएमएफ कितना हो गया? एक पार्ट में तो केवल हम डायरेक्शन बनाना देखें। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। एक पार्ट में तो ये हम केवल पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करना सीख रहे हैं। क्या ये पॉजिटिव निगेटिव सिमरन आपके समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। पायल आपके समझ में आया ये? यस सर। कुछ पूछना है तो बताइए। नो डायरेक्शन सर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये यदि हम लोग बात करें कि मोशनल ईएमएफ जब है तो कोई रॉड जैसे ही मूव करने लगता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, याद करिए, तो इसके m और n सिरे के बीच में हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और वैल्यू लिखना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बीएलबी। इसका मतलब है, और उसका पॉजिटिव निगेटिव भी देखना सीख चुके। v क्रॉस b और माइनस ई से मल्टीप्लाई करते ही तो निगेटिव हो जाता है यहाँ माइनस m के पास, n के पास, और प्लस m के पास। तो आप यहां देखिए इक्विवेलेंट एक सेल आपको दिखेगा, जिसका ईएमएफ कितना है? बीएलबी। और यदि रॉड का रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, तो वो उसका इंटरनल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब मूविंग रॉड एक बैटरी में बदल जाता है। अब ये नजरिया डेवलप करिए। सर आप एक ही दिन में क्या क्या समझा रहे हो? देखो, मैंने ये बताया कि किसी लूप में यदि फ्लक्स बदलेगा तो उसमें ईएमएफ आएगा, और अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक मूविंग रॉड को एक बैटरी के नजरिए से देखो। फिर से मैं बोलता हूं, हर एक मूविंग रॉड को एक बैटरी के नजरिए से देखो। आपको यदि ये पसंद आया हो आइडिया, जरूरी नहीं है सबको पसंद एक बार में आए, तो यहाँ देखना ना, बी को हमने आउटवर्ड दिखाया, नीचे ये ग्रीन कलर से जो बना रहे हैं डायग्राम, इसमें जाओ, और यहाँ पर एक रॉड है, रॉड में ब्लू कलर का बना देता हूं, इसमें मैंने m और n लिख दिया, रॉड का लेंथ है l, और ये v स्पीड से ऊपर की तरफ जाते दिख रहा है। अब इसके इक्विवेलेंट तुम बैटरी कैसे बनाओगे? तो ईएमएफ और r दो चीजें तुम्हें बतानी है। ईएमएफ तो हमने तुरंत लिख दिया VLB, और r जो रॉड का रेजिस्टेंस होगा। लेकिन बैटरी का हायर और लोअर पोटेंशियल वाला सिरा कौन सा होगा? m और n में कौन सा हायर कौन सा लोअर? सर हायर n और लोअर m। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को v क्रॉस b आया, n की तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो गया m की तरफ, तो m हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। तो यहाँ एक ऐसा बैटरी दिखेगा। तो सर क्या ये असली बैटरी जैसा होगा? हाँ एकदम असली, क्योंकि इसके टर्मिनल को जोड़ दो बल्ब से, बल्ब जलने लगेगा। तो ये जो है ईएमएफ, इसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ।
इसे हम क्या कह दे रहे हैं? मोशनल ईएमएफ। हम यहां मैग्नेटिक फील्ड में यहां देखना, रॉड कोई सपच तो नहीं ले लिया कि रॉड को जो है केवल ट्रांसलेट करेंगे। आज मूड कुछ दूसरा है। रॉड को ओमेगा वेलोसिटी से m के अबाउट घुमाने की मैं सोच रहा हूं, और तब जो इस L लेंथ का ये दिख रहा है रॉड, इस रॉड के ईएमएफ जानना चाहता हूं। तो मेरा जो तरीका है एक लाइन में आंसर लिखने का, उसे तुम सीख जाओ तो तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी। EMN मैं लिखूंगा BL V। लेकिन क्या रोटेटिंग रॉड के सारे पॉइंट का वेलोसिटी एक जैसा होता है? देखो तो इस किनारे पर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग घूमते वक्त होगा रॉड का, ये जानते हो या नहीं जानते हो? यस सर। तो मैं भी लिखूंगा तो कौन सा भी? यदि रॉड सीधे चल रहा होता, याद करो, यदि रॉड V से जाता है इसका मतलब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है? V। तब हम कितना लिख देते थे EMF? L लेंथ में EMF लिख देते थे BLV। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो ना, ऐसे केसेस में मैं तो इतना कम मेहनत करना चाहता हूं कि पुराने फॉर्मूले को ही यूज कर लूं। V एवरेज लिख दो। सर एवरेज कैसे ढूंढते हो आप? V मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। सर ये किसने सिखाया आपको? अरे यार मूर्खों वाला आइडिया है, ऐसे ही समझ में आता है। मैक्सिमम कितना है? ओमेगा L। मिनिमम कितना है? 0 बाई 2। सर ये दोनों कहाँ दिखे आपको? अभी आपको दिखेंगे। मैक्सिमम भी N पे दिखा, वेलोसिटी N पे मैक्सिमम, वेलोसिटी M पे मिनिमम बाई 2। ये कितना हो गया? ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। सर ये तो अजीब सा आया है। अरे घबराओ नहीं यार, सोचो। सर मैं नहीं सोचूंगा। अरे ऐसे थोड़े ना काम चलेगा। देखो अलग नजरिए से, मान लो रॉड M से N पे चला आता, भाई घूम जाता थोड़ा सा, तो थोड़ा सा घूम जाता तो ये कितना हो जाता? ओमेगा DT। ये हो गया D थीटा। और ये घूम के कितना आगे आ गया? यदि ये L है तो ये आर्क कितना हो जाएगा? आर्क हो जाएगा L इंटू डी थीटा। अब यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है और उस ट्रायंगल में मैग्नेटिक लाइन भी दिख रहे हैं। तो जितना मैग्नेटिक लाइन को इसने यहाँ तोड़ा, वो जो डी फाई फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? BDA। DA कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर L डी थीटा बाई बेस इंटू बेस इंटू L। और आप जानते हैं कि EMF कितना लिख दूं? d5/dt। सर एरिया कैसे लिखा आपने? एरिया ये यहाँ पर क्या लगभग एक ट्रायंगल दिख रहा है, लगभग। अच्छा थीटा बहुत लगभग। छोटा हो तो हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो उसी से लिख दिया। अब कितना आ गया? BL स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई dt। ये डी थीटा बाई dt कितना हो गया? ओमेगा। EMF कितना हो गया? BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2।
तो या तो आप एरिया वाला कहानी पका करके आगे काम चलाओ, और यदि एरिया वाला कहानी नहीं पका सकते हो तो जो मैंने अभी अभी समझा दिया, मैं तो इसी को यूज करता हूं जो मैंने अभी पहले बोला। एवरेज ले लो वेलोसिटी पूरे रॉड का, और फिर क्या करो, BLV लिख दो। मान लो आपको ये नहीं पसंद आया, एक काम करो ना, अगला भी नहीं आएगा पसंद। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड तो है, और इस MN रॉड के बीच में है एक पॉइंट P। मैं आपसे EPN बताने को कहता हूं, और फिर EMP बताने को कहता हूं, और अभी अभी आपको सिखाया था EMN लिखना। ये लेंथ है L/2, ये भी लेंथ है L/2, पूरा रॉड है L, और इसको घुमा रहे हैं M पॉइंट के अबाउट ओमेगा से। तो देखिए, ज्यादा अकल मत लगाइए, थोड़ा कम अकल लगाइए। अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी देखिए। यहाँ पर कितना होगा, ओमेगा L/2। यहाँ कितना होगा, ओमेगा L। यहाँ कितना होगा, 0। तो अब आप देखिए, EMN यदि लिखते हैं तो BL भी एवरेज, BL 0 प्लस ओमेगा L/2, BL² ओमेगा/2। और EPN यदि लिख रहे होते तो BPN का लेंथ है L/2 इंटू V एवरेज, किसका, PN का। तो V एवरेज PN का कैसे लिखोगे, P का वेलोसिटी ओमेगा L/2, N का वेलोसिटी ओमेगा L, और इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 3 ओमेगा L²/8। साथ में B छूट रहा है यार, B पुटअप कर दो। आगे चेक करिएगा, यदि आपसे कहा जाता EMP बताओ, BL/2 0 प्लस ओमेगा L/2/2, ये कितना हो जाता, BL² ओमेगा/8। BL² ओमेगा/8। अरे तो ये एवरेज वाला वेलोसिटी लिख करके EMF लिखने का तरीका पसंद आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, हायर पोटेंशियल किधर होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? उसके लिए कैसे अकल लगाए, इलेक्ट्रॉन को डालो एक भीतर, लो पीला वाला इलेक्ट्रॉन डाल दिया रॉड के भीतर। पहले तो रॉड मेरा टूट गया, उसको ठीक सर हायर N पे होगा। मुझे भी देखने दो यार एक बार। E, अब E फिंगर को रखो वेलोसिटी ओमेगा L/2 की तरफ, और हथेली इनवर्ड दिखाओ स्क्रीन पे, और हम थंब को रॉड के पैरेलल लेंगे, चाहे लेफ्ट या राइट। अब फिंगर को कर्ल करते हैं नीचे की तरफ, तो क्योंकि V क्रॉस B, और -E तो आया M लेफ्ट की तरफ, और आपने -E से मल्टीप्लाई किया तो वो चला गया राइट की तरफ। तो हम लोग राइट की तरफ देखेंगे नेगेटिव, और लेफ्ट की तरफ देखेंगे पॉजिटिव। मतलब यहाँ 2 बैटरियां दिख रही होंगी छोटे छोटे, और इन दोनों बैटरी को इकट्ठा करेंगे तो MN बैटरी मिल जाएगा। एक बैटरी आपको दे रहा होगा EMP, दूसरा बैटरी दे रहा होगा EPN, और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो ये पूरा बैटरी जो है वो आप देख सकते हैं EMN। क्या आइडिया थोड़ा थोड़ा पसंद आया बैटरी के नजरों से देखने? यस सर। तो बैटरी देखने का काम कब करेंगे, बैटरी देखने का काम करेंगे जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, या तो घूम रहा है या फिर मूव कर रहा है, और उसके कारण मैग्नेटिक लाइन टूटते दिख रहे हैं। यदि मैग्नेटिक लाइन नहीं टूट रहे होंगे ये नहीं देखेंगे। सर हाँ बोलो। हम इसे और किसी पॉइंट के अलोंग रोटेट करा सकते हैं? जिस किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाने का मन करे आप करवा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। सर इस पॉइंट पे जो मैंने देखो, इसके अलोंग कैसे कराएंगे, अगर बीच में से घुमा रहे हैं तो?
यहाँ देखो, ये तुमने फिर से ले लिया एक बी, और ये ले लिया रॉड। रॉड में ये पॉइंट था P, ये है M, ये है N, और P के अबाउट तुम घुमा रहे हो, ये भी L/2, ये भी L/2, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, अब मुझे बताओ किसकी बात करना चाहते हो? यदि तुम EPM की बात करना चाहते हो, B L/2 0 प्लस ओमेगा L/2/2, तो ये हो जाएगा BL² ओमेगा/8। और यदि EMP की बात करना चाहते हो, B L/2, फिर से वही बात, 0 प्लस ओमेगा L/2/2, ये भी हो गया BL² ओमेगा/2। लेकिन यदि EMN की बात करना चाहते हो, BL ओमेगा L/2 माइनस ओमेगा L/2, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एवरेज 0 हो गया, EMN 0 हो जाएगा। और इसमें बैटरी देखिए, वेलोसिटी के हिसाब से V क्रॉस B माइनस, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब एक बैटरी ऐसा है, और दूसरे वाले के लिए देखिए V क्रॉस B माइनस C, ये इधर निगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये दोनों बैटरी के कौन से टर्मिनल, M वाला और N वाला दोनों एक जैसे पोटेंशियल पे होंगे, M वाला और N वाला एक जैसे पोटेंशियल पे होंगे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस MN के बीच 0 होगा। क्या एक बार फिर से सर समझाऊं? जो MP और जो MP वाला है और जो PN वाला है उसका सेम होगा ना EMF? EMF का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन बैटरी देखो तो दोनों सर के आपने पॉजिटिव टर्मिनल किसके पास आएंगे? P के BL पास। स्क्वायर W/2 लिख रखा है सर आपने वो एक EMP। कर दो यार, एक कर दो, एक कर दो। दोनों के एक जैसे होंगे और इसीलिए M और N एक जैसे पोटेंशियल पे होंगे, उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। ओके सर। ठीक, तो हमने एक आइडिया कलेक्ट कर लिया। यदि हम रोटेट करता देखते हैं सर उससे, हाँ पर आपने बोलो। प्लस माइनस कैसे लगाया? इंटरेस्टिंग। एक काम करो, ये पीले रंग वाला इलेक्ट्रॉन फिर से पकड़ के लाओ। एक इलेक्ट्रॉन को देखो, बीच में एक इलेक्ट्रॉन को देखो और उसे चलते देखो, किधर भाग रहा है? वेलोसिटी देखो इस इलेक्ट्रॉन का, v। राइट की अब तरफ। बताओ तो v क्रॉस किधर होगा? v की तरफ फिंगर, राइट हैंड के फिंगर को रखो, कर्ल करो नीचे, v क्रॉस क्रॉस b भी आया लेफ्ट। p की तरफ, और माइनस से e से मल्टीप्लाई करो, n की तरफ चला आया, तो नेगेटिव किधर चला गया? एन। नेगेटिव चला आया है, माइनस चला आया है इधर, और यहाँ हो गया प्लस। इसका मतलब एक ऐसे बन गया, और दूसरे वाले में उसी तरह देखो, ये ऐसे बन जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस। सर उधर माइनस क्यों हुआ? M की साइड हाँ, राइट प्लस हैंड के, होगा ना वहाँ पे। अरे एक काम करो ना, राइट हैंड लेके जाओ, राइट हैंड लेके जाओ, और वेलोसिटी किधर है वो देखो। अच्छा इलेक्ट्रॉन अच्छा पहले, अच्छा अच्छा। वो अच्छा कंफ्यूज अच्छा हो नहीं, गया मैं इलेक्ट्रॉन रख velocity के को। उसको दोहराओ, इलेक्ट्रॉन रखो, वेलोसिटी दो, पीला वाला भी देखो, v क्रॉस b, और माइनस e से मल्टीप्लाई करके वो m पे चला जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो हम लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़कर ये देख लिया, और यदि ये देख ही लिया तो यहाँ एक काम और करो ना, ये जो B है इनवर्ड यूनिफॉर्म,
इसमें एक रॉड यदि चलेगा इधर से तो उसके कारण जो बैटरी बना वो तो दिखने लगा तुम्हें, ऊपर हायर नीचे लो, V क्रॉस B माइनस C। और ये जो रॉड ये PQ का बैटरी दिखा तुम्हें। अच्छा देखो QR वाला बैटरी बनेगा या नहीं बनेगा? QR वाला कैसे मूव करेगा? यदि ऐसे पैरेलल मूव कर रहा है तो उसमें बैटरी नहीं बनेगा। RS वाला रॉड यदि मूव कर रहा है आगे उसमें बैटरी बनेगा, उसका भी इधर होगा हायर R की तरफ और लोअर S की तरफ। और PS यदि मूव कर रहा है तो उसमें कोई बैटरी नहीं बनेगा। सर आप क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी लूप में यदि किसी स्क्वायर फ्रेम को लेकर के तुम आगे चल रहे हो V स्पीड से, तो मुझे ये बताओ क्या लूप का फ्लक्स बदला? लूप में पहले फ्लक्स कितना है VA, बाद में भी फ्लक्स कितना है VA, क्या कोई चेंज हुआ? नो सर। तो लूप का जो EMF होगा टोटल वो क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि फाई लूप जो है वो क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। लेकिन मैं अलग अलग रॉड में EMF की यदि बात करूं तो अलग अलग रॉड ने क्या मैग्नेटिक लाइन सारे रॉड ने तोड़े हैं या केवल 2 रॉड ने तोड़े? 2 रॉड। उन 2 रॉडों का बैटरी बनेगा या नहीं बनेगा? तो उन 2 रॉड में तो बैटरी बनेगा। और किन 2 रॉड में नहीं बनेगा? जिनसे मैग्नेटिक लाइन नहीं टूटा। और इनमें तो बना E BLV और दूसरे वाले में भी बना E BLV। अब मुझे ये बताओ लूप का यदि मैं लूप रूल लगा के देखूं तो टोटल EMF 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों बैटरी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज। तो इसका मतलब है कि लूप का तो टोटल EMF 0 होगा, लेकिन 2 आर्म में EMF बनेगा और 2 आर्म में EMF नहीं बनेगा। तो आज अभी अभी हमने ये देखा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो लूप में चूंकि फ्लक्स अभी नहीं बदल रहा, ना तो B बदला ना तो A बदला ना उनके बीच का एंगल बदला, तो हम कहेंगे कि लूप में टोटल फ्लक्स 0 होगा। लेकिन लूप के अलग अलग आर्म में यदि EMF मुझे ढूंढना होगा तो उनको रॉड के नजरिए से देखेंगे और रॉड के नजरिए से देख करके हम लोग पता कर लेते हैं कि EMF होगा या नहीं होगा। एक पॉइंट और मैं बता दूं जाते जाते, जब हम लोगों ने एक रॉड को चलते देखा V स्पीड से तो हम लोगों ने क्या कहा? एट इक्विलिब्रियम F नेट क्या होना था? 0। और फोर्स कौन कौन से दिख रहे थे? एक तो QE दिख रहा था और एक दिख रहा था QV क्रॉस B। ये दोनों हो गया 0, तो Q तो कैंसिल आउट कर दो, तो E का वैल्यू कितना दिखने लगा? -V क्रॉस B। अब ध्यान से देखो, हम लोग याद करें EMF कैसे लिखते थे? E डॉट DL। EMF लिखा करते थे -E डॉट DL, तो -E डॉट DL के बदले हो जाएगा V क्रॉस B -E के बदले डॉट DL। तो हम लोगों को कभी कभी जो EMF लिखना होगा उस EMF लिखने के लिए, मोशनल EMF लिखने के लिए लंबा रास्ता ये है जिसपे मैं कभी नहीं चलता हूँ, लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ मोशनल EMF के लिए लंबा रास्ता। मोशनल EMF के लिए लंबा रास्ता ये ऐसे आप देख सकते हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख गया हो और उसमें ये चल रहा था रॉड, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को चलते आप देख रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को चलते देख रहे थे, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ एनालाइज करने के लिए इस डायग्राम को देखा। एनालाइज करने के लिए आपने क्या किया? F नेट 0 किया, तभी तो इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब उस पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे थे उनका सम 0 से इक्वेट कर दिया, तभी वो इलेक्ट्रॉन मूव कर अब फ्री है, अब जमा नहीं होगा किसी एक सिरे पे जाकर के, चाहे M पे चाहे N पे। अब M से N के बीच का जो EMF हम देख रहे होंगे वो E डॉट DL से आ जाएगा। वो L लेंथ का ये रॉड है ना, तो उसका छोटे छोटे टुकड़े का DL करके टुकड़ा हम एनालाइज कर लेंगे कि कहाँ पर वो कितना L लेंथ पे EMF, ये V क्रॉस B डॉट DL से आ जाता है EMF।
इसका यूज मैं नहीं के बराबर करता हूँ, नहीं के बराबर नहीं मतलब नहीं करता हूँ। फिर भी यदि कभी मन करे आपका एक्सेप्शनल किसी क्वेश्चन में लटक गए तो ये है हमारे पास v क्रॉस b डॉट dl, EMN v क्रॉस b डॉट dl, v क्रॉस b डॉट dl। सर इसका आपने पीडीएफ भेज रखा है? नहीं, इसका पीडीएफ इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि ये मैं डायरेक्ट सोच के लिखते जा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो अब एक काम कर सकते हैं, आप कहो तो मैं सारे जो डायग्राम है वो डायग्राम विजुलाइज करवा दूं शुरू से और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर आप सेफ लेके पीडीएफ बना सकते हैं? आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, दो लेकिन तीन इसको तो हम मैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक सेकेंड मैं सेव करूं इसको। तो एक काम करो ना, मेरे पास है कितने स्क्रीन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 या 10 या 11 हैं, तो तुम लेना चाहो तो फोटो ले लो, उनमें जो काम का है याद रखना, बाकी भगा देना। नहीं सर, सर वो 6-7 तो ठीक है, पर कई बार ना मैं रह सीख जाती लूंगा, है चीजें। मैं सीख लेता हूँ कि इनको कैसे तुम्हें शेयर करूँ, कुछ रास्ता देखते हैं। सर रिकॉर्डिंग के बेस होना सर उससे लिख लेंगे। हाँ, आज रिकॉर्डिंग तो मैंने वैसे किया है, यदि हो गया हो तो मैं वो शेयर कर दूंगा, सर कल की भी कर देना सर। कल की भी करता हूँ। ठीक है, यस सर, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।